नमस्कार। जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, एक बड़ी डेवलपमेंट के साथ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपए के रोशनी लैंड स्कैम के सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही साथ रोशनी एक्ट को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया कि सीबीआई को हर 8वें हफ्ते स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल भी करनी होगी। इसी के साथ उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जाएगी जिनकी सेवाओं के समय अतिक्रमण हुआ है। बता दें कि इससे पहले इस मामले की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कर रही थी, जो अब तक मामले में 17 एफआईआर दर्ज भी कर चुकी है। जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो मामले को संभाल रही थी, उसी को देखते हुए अदालत ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस मामले के दोषियों में कई मंत्री, विधायक, राजनेता, नौकरशाह और भू माफिया भी शामिल है। मामले में कई बड़े चेहरे सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है। जम्मू खिते के विकास की नब्ज टोलने के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज छंब विधानसभा क्षेत्र की पलायवाला पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां करोड़ों रुपए की लागत से करवाए जाने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया और साथ ही साथ कुछ लोगों को सामाजिक योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस पंचायत में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की और साथ ही साथ विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। उनके साथ मौजूद जम्मू की डीसी सुषमा चौहान ने उन्हें इस पंचायत की जरूरतों से अवगत भी करवाया। दो अक्टूबर बापू के जन्मदिन से ये बैक टू विलेज 3 अभियान की शुरुआत हुई थी। मोटे तौर पर चलता रहेगा। ये टुकड़ों में 1, 2, 3 अभी 4 भी होगा, 5 भी होगा, क्योंकि जो व्यवस्था भारत सरकार में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, साथियों ने भी 28 दिनों तक लगातार मेहनत करके जन अभियान चलाया। दिक्कत यह है कि वो सड़क एक बन जाए तो जिस गांव की बन जाएगी उसको बड़ी। दूसरी ओर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पलायवाला के दौरे से ठीक पहले बद से बदतर हो चुकी जोड़ियां पलायवाला सड़क पर पड़े गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो उपराज्यपाल का दौरा उनके लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इससे पहले पिछले कई समय से इस सड़क की सुध नहीं ली गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि हमेशा अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे से ठीक पहले इस सड़क की मरम्मत करने की खानापूर्ति की जाती है और उसके बाद इसकी कोई सुध नहीं लेता। एक तो फायदा होया जी, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ रोड में मिट्टी पाई थी ने, बाकी 12 साल हुई है कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, इ'यां खड्ड बनी दा पूरा रोड। सिर्फ अज गवर्नर आने कारण कल इन्हें शुरू किए दा पूरे रोड पर इन्हें मिट्टी पाई है। बाकी कोई इन्हें मिट्टी नहीं पाई, कदे कोई कदे ने पूछया नहीं है। अस MP कोल भी गए हैं, सारे मिनिस्टरें कोल भी गए हैं, सारे कोल गए हैं, अफसरें कोल, सारे जुड़े भी आखो आखदे जी बनान लगे हैं। बस पहला आखदे फंड नहीं है, हुण आखदे फंड आया है, तो फंड आया तो सिंगल रोड बनाना जी। पर सिंगल असें बनाने का फायदा कि असें 8-8 फुट दुकाना पिछे कीतियां ने, पूरा रोड खुला करिए हूँ सेंटर परतिए रोड बनाई उड़गन, तो असें दुकाना होर करने का क्या फायदा है। जां असें परमिशन देन के भी दुकाना परतिए अग्गे करी लो, तो जां फिर ये करन के रोड पूरा बनान। पंचायतों की खाली पड़ी सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर मुख्य चुनाव अधिकारी ने जम्मू में आज सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन दलों के नेताओं से सहयोग मांगा और उनके सुझाव भी सुने। जम्मू स्थित निर्वाचन सदन में हुई इस बैठक में इन चुनावों से संबंधित कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 1089 सरपंचों और 12,168 पंचों की सीट खाली पड़ी हुई है, जिन पर जल्द चुनाव करवाने का फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में हालत क्या है। कश्मीर का सिनेरियो आप जानते हैं, वहाँ कितनी किलिंग्स हुई हैं बीजेपी के नाम पर, पंचों के नाम पर, सरपंचों के नाम पर। ये तो एक चलता रहेगा, पोस्टें खाली हो रही हैं, कोई मर रहा है, कोई छोड़ रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। मगर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारा जो राष्ट्र, हमारे लोग हैं, ये स्वस्थ रहें और उसी स्वस्थ के साथ हमारी जमहूरियत भी स्वस्थ होगी। धन्यवाद, थैंक यू। मैंने इनसे ये पूछा कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम कैसे रखा है,
लोग इलेक्शन के लिए निकलेंगे, वहाँ आपने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा है, सैनिटाइजेशन करने के बारे में आपने कोई सोचा है? क्या हम लोग अपने लोगों को बोलेंगे आप इलेक्शन के लिए जाइए, वोट डालना है आपने, वहाँ उन्हें कोई बात हो जाती है, किसी तरीके की उन्हें डिजीज़ हो जाती है, वो सारी उम्र का जो उनका एक दाग जो है हमारे लोगों के ऊपर लगेगा। पहले आपको इन चीज़ों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी कि लोगों की प्रोटेक्शन, उनकी लाइफ की प्रोटेक्शन कैसे है। तो यही बात हमने इनसे कही है और यही बात बार बार हम इनको कहते। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या गुरुवार से मुकाबले आज कम रही। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक आज इस केंद्र शासित प्रदेश में 636 पॉजिटिव मामले सामने हैं। इनमें से 263 मामले जम्मू संभाग और 373 कश्मीर संभाग के हैं। कोरोना संक्रमितों में से 15 लोगों की आज मौत भी हो गई। इन 15 लोगों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1306 पहुंच चुका है। बात अगर श्रीनगर जिला की तो वहां आज 167 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। इनमें से मात्र 14 का ही यात्रा इतिहास बताया गया। वहीं जम्मू जिला में 101 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 98 का कोई यात्रा इतिहास नहीं था। 3 लोग पहले से क्वारंटाइन किए गए थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 11,144 है, जबकि 70,000 के करीब ऐसे लोग भी हैं जो इस महामारी पर फतेह पाकर स्वस्थ हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बीती रात जहां बारामूला के उड़ी सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन कर अपनी बदनीयती का सबूत दिया था, वहीं आज शाम को उसने पुंछ में जगबंदी समझौते की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पाकिस्तान ने पुंछ के कस्बा केरनी सेक्टर में भी आज अचानक मोटार शेलिंग कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल महिला की पहचान 40 वर्षीय हमीदा बी पत्नी मोहम्मद दीन निवासी कस्बा के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं सेना ने भी इस ओर से पाकिस्तान की इस हिमाकत का उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी हमारे गांव की एक लड़की जो है ये बुरी तरीके से जख्मी हुई है, जिसको जो है एक बाजू में आके छोटा शेल लगा है गोली। आज दूसरा दिन हमारा बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था, तो अभी अब गांव में यहाँ लोग घास कटाई का काम शुरू है और बहुत खस्ता हालात है। और मेरी गवर्नमेंट हिंदुस्तान से अपील है, खास करके अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ से, कि जल्दी से जल्दी हमें जो है बैंकर दिए जाएं, क्योंकि बैंकर यहाँ पे कोई बैंकर नहीं है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के तहत पिछले करीब 7 महीनों से बंद पड़े कोचिंग सेंटरों में अब जल्द रौनक लौटने वाली है। सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर दोबारा खोलने के फैसले से जहां बच्चों ने राहत की सांस ली है, वहीं कोचिंग सेंटर संचालकों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। आपको बताते चले कि सरकार ने 15 अक्टूबर से 15% क्षमता के साथ कोचिंग सेंटर खोलने का आदेश गुरुवार को जारी किया था। ऑनलाइन क्लासेस में किसी को भी ज़्यादा समझ नहीं आता, और जो ऑनलाइन क्लास में बच्चा डाउट भी नहीं पूछ सकता अच्छे से। तो अगर ऑफलाइन हो, टीचर सामने हो, तो सारे डाउट्स क्लियर कर सकता है, अच्छे से पूछ सकता है सर से, जो समझ नहीं आया वो फिर से पूछ सकता है। तो जितनी जल्दी खुल जाए ज़्यादा अच्छा है। सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सबको ऑनलाइन में वो अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती है जो ऑफलाइन में सर करा सकते हैं, तो जितनी जल्दी खुल सके अच्छा ही होगा सब स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं 15 तारीख के बाद, क्योंकि जिस तरह से ये ऑनलाइन पढ़ाई की जाती थी इसमें हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि 4G इंटरनेट तो चलता ही नहीं था जम्मू में। 2G से हमें काफ़ी परेशानी आती थी। इससे हम नेट से कुछ निकालना होता था पढ़ाई के बारे में, तो हम इतना निकाल नहीं सकते थे। अगर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकते हैं 15 तारीख के बाद तो हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हम सर से फेस टू फेस बात कर सकेंगे और जो हमें कोई डाउट होगा वो हम क्लियर कर सकेंगे सर से बात करके। उसमें हम लोगों ने क्या करा था कि ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करी थी, पर ऑनलाइन में हमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2G की कनेक्टिविटी के कारण जो हमें दिक्कतें जो फेस करने को मिल रही थी। आपको पता है तब से हम लोगों का जो सिस्टम था वो सारा का सारा डाउन पड़ा हुआ था। हमारे साथ जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए थे, जो पढ़ाने वाले जो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं, उनका भी काम बंद पड़ा हुआ था। हमें यहाँ बिल्डिंग्स का रेंट भी देना पड़ता है, बिजली का रेंट भी देना पड़ता था, और उसके बावजूद हम अपने सिस्टम को चला रहे थे। लेकिन जब आज हमें पेपर के माध्यम से हमें ये पता चला है कि हमारे इंस्टीट्यूशन खुलने जा रहे हैं, तो आज हम साफ सफाई करवाने के लिए हम यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में आए थे। आज हमने साफ सफाई करवाई है और हमें लगता है कि 15 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में आना स्टार्ट कर देंगे।
श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना बढ़ाकर 7,000 किए जाने का फैसले का कटरा के कारोबारियों ने स्वागत किया है। इन कारोबारियों ने अपनी तरफ से सरकार कुछ मशवरे भी दिए हैं। मौजूदा समय में यात्रा के लिए जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रावधान रखा गया है, वहीं कारोबारियों ने कटरा में भी अब बुकिंग काउंटर खोलने की जरूरत पर बल दिया है। कुल मिलाकर कटरा के होटल व अन्य कारोबारी सरकार के इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्टार्ट जो अभी इसे 7,000 के फिगर में लेके गए हैं, ये सिर्फ यात्री हों, उसमें चाहे हमारे स्टेट के आए चाहे बाहर के आए, ये ओपन हो और लोग आए। और उसके साथ मेरी आपसे गुजारिश एक और रहेगी कि अब यात्रा चूंकि 7,000 की फिगर पहुंच गई है, अब ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे कटरा पे काउंटर खोलना बहुत ज़रूरी है। लोग जो भी इनकी अभी गाइडलाइंस हैं, अगर इन्होंने कोविड का टेस्ट अगर रखा है तो वो सिर्फ करवा के आएँ, इधर से यात्रा स्लिप लें, ऊपर जाएँ, दर्शन करें और वापस जाएँ। वगरना इससे हमारी इकॉनमी को भी फर्क पड़ रहा है, बिजनेस को फर्क पड़ रहा है, यात्री को असुविधा हो रही है और बहुत सी टेंशन्स हो रही हैं। नोटिफिकेशन निकला था कि यात्रा 7,000 कर दी है, उसके लिए उसके चलते कुछ राहत जो है कटरा के बिजनेसमैन जितने भी होटलियर हैं, जहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं, जहाँ ढाबे वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी। और मैं इसके साथ साथ सरकार से अपील करूंगा, श्राइन बोर्ड से, इस नंबर को और थोड़ा बढ़ाया जाए और ताकि कटरे का जो बिजनेस जो है वो एकदम फुल फ्लेज तरीके से चले। यात्रा अनलिमिटेड जो इन्होंने 7,000 रखा है, वो जहां का आए चाहे बाहर का, वो सारा खुला होना चाहिए। सिर्फ उनके लिए जो बाहर से लोग आते हैं उसके लिए कोरोना टेस्ट वो करें, और बाकी जितनी जो जहां यात्रा आ रही है उसकी ये बंदिश ना हो कि बाहर से इतने यहाँ से इतने, ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जम्मू यूटी का और LG साहब का कि जिन्होंने ये फैसला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से जहां लोक जनशक्ति पार्टी को बेहद आघात पहुंचा है, वहीं देश की राजनीति ने भी एक ऐसा नेता खो दिया है जिसका भरपाई करना बेहद मुश्किल है। लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य इकाई ने आज एक शोक सभा का आयोजन कर स्वर्गीय रामविलास पासवान को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मौजूद पार्टी की राष्ट्रीय उप प्रधान कैलाश वर्मा अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्होंने बताया कि स्वर्गीय पासवान के सपनों को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी के सिपाही कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अतिक्रमण से बाज न आने वाले दुकानदारों के खिलाफ विजयपुर कस्बे में आज एक बड़ा अभियान चलाया गया। म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान दीपक कुमार ने इस अभियान की अगुवाई की, जिसमें पुलिस की भी मदद ली गई। दीपक कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने के बावजूद कई दुकानदार यहां पर समझ नहीं रहे हैं और जिस तरीके से आज ये अभियान चलाया गया है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर पैदा होगा। निकाला था जो कि सभी दुकानदारों को हमने नोटिस दिया था, बताया भी था, वर्बली भी बताया था कि आप जो है वो इन्फोर्समेंट जो आपने की हुई है इसको आप अपने अपनी डायरी में रहें, तो उसको दुकानदारों ने माना नहीं। तो अब हमारी टीम ने आज यहाँ पे ड्राइव चलाई है और मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में रामगढ़ रोड जो मेन हमारा रामगढ़ रोड है जहाँ पे भी ड्राइव चलेगी और जो दुकानदार इसको फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और भारी जुर्माना होगा। सरो टोल प्लाजा को बंद करवाने के दावे करने वाली भाजपा के खिलाफ विजयपुर के मिनी बस संचालकों और उनके चालकों ने आज प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सांबा की गाड़ियों को टोल माफ होने के बावजूद सरो टोल प्लाजा पर उनसे टोल वसूला जा रहा है। भाजपा ने इस टोल प्लाजा को बंद करवाने के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। कोरोना महामारी के प्रकोप ने उनकी कमर पहले से ही तोड़कर रख दी है और अब सरो टोल प्लाजा उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। बीजेपी वालों ने इधर लगा दिए हैं टोल प्लाजा। हमारी गाड़ी चलती थी पहले, टोल फ्री था हमारा, तो अभी जब कोरोना आया है उसका 16 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला भी गाड़ी चलाओ। अभी जब हम गाड़ी लेकर जाते हैं तो हमारे से टोल मांगते हैं, हम टोल कहाँ से देंगे। हम 3 किलोमीटर तक गाड़ी सभी गाड़ी फ्री थी, अभी हमारे से टोल मांग रहे हैं वो, हमें तो थाने के लाले पड़ गए हैं। हमारा टोल फ्री नहीं हुआ, हम आत्महत्या कर लेंगे।
कोरोना काल में फाकाकशी का शिकार होने वाले टैक्सी, मिनी बस और ऑटो चालक अब अपनी समस्याओं के हल के लिए अपनी पार्टी के द्वार पहुंच चुके हैं। इससे यह भी साबित हो गया है कि अपनी पार्टी का जनाधार अब बढ़ता जा रहा है और लोग अब इसकी नीतियों पर भी विश्वास करने लगे। टैक्सी, मिनी बस और ऑटो चालकों ने आज अपनी पार्टी को साथ लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से श्रमिकों की तरफ पैकेज देने की अपील की। उन्होंने प्रदर्शन अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मंजीत सिंह की अगुवाई में करते हुए श्रम कानून के तहत चालकों और सहचालकों को पंजीकृत करने का आह्वान भी किया। फैसला किया कि हम इनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार का ध्यान इनकी मुश्किलातों की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आज हम यहाँ पीसफुल धरने पे बैठे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको स्पेशल पैकेज दिया जाए। आपने बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों को, व्यापारियों को तो आप दे रहे हैं, ये जो गरीब लोग हैं, जो मेटाडोर चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, इनका बिल्कुल काम बंद हो गया है। तो इमीडिएटली जो है इनको पैकेज दिया जाए। लेबर डिपार्टमेंट इनको रजिस्टर करे अपने साथ, जिस तरह लेबर को बाकी फैसिलिटियां दे रहे हैं। तो ये भी चूंकि दिहाड़ीदार लोग हैं, सुबह ऑटो लेके निकलते हैं, रात को घर आते हैं, सुबह टैक्सी लेके जाते हैं, रात को घर आते हैं। इन लोगों को भी लेबर डिपार्टमेंट जो है वो सुविधा दे और जो इनके आपने टैक्स लगा रखे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, गाड़ियों के जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहे हैं, टोल लगा रहे हैं, ये सब बंद किए जाने चाहिए। जब तक ना रूटीन में एक्टिविटी चले। कोविड की वजह से इन लोगों का सबसे बुरा हाल है। तो आज इन लोगों के समर्थन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी धरने पे बैठी। डोडा में R&B डिपार्टमेंट के मुलाजिमों ने अपने सहयोगी के साथ ठेकेदार द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप में आज कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने एक मामूली गलती पर बखेड़ा खड़े करते हुए उनके सहयोगी को भद्दी गालियां निकालने के साथ साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी। अपने फर्ज को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अंजाम दिए जाने के बावजूद उन्हें ठेकेदारों की बदसलूकी का शिकार होना पड़ रहा है। पाने के नाम से घट से हैं, उनकी एनवाइस में करेक्शन आ गई तो बैंक से रिवर्स हो गया उनका पैसा हमारे अकाउंट में जी। उसके बाद सर क्या हुआ कि वो आए, साहब थे जम्मू में, वो आए यहाँ दफ्तर में आए और उसके बाद उन्होंने मिसबिहेव किया, लाइफ थ्रेट और माँ बहन बेटी की गालियाँ दी और बोलने लगे इसको हम मार देंगे। तो इसलिए सर हमें खतरा है डिपार्टमेंट में। हमने कोविड नहीं देखा, रातों में हमने काम किया इन लोगों को और लास्ट में आज हमें ये नतीजा मिल रहा है। दाखिले में धांधलियों का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश इकाई ने जम्मू में आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। परिषद ने यह आरोप भी लगाया कि जिन स्टूडेंट्स के दाखिला फॉर्म अस्वीकार हो चुके हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी उनकी फीस भी वापस नहीं दे रहा। इन स्टूडेंट्स ने चेतावनी दी कि अगर उनकी सुनवाई ना की गई तो इसका खामियाजा क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। क्लस्टर विश्वविद्यालय में कुछ छात्रों को एडमिशन देने के बाद एडमिशन बंद कर दिया गया। मेरिट में नाम नहीं आ रहा है। 80% तक के छात्रों का एडमिशन में यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विश्वविद्यालय हर एक कॉलेज में, जहाँ तक ध्यान में बात आई है कि हर एक कॉलेज में सीट्स कम कर दी गई हैं, हर एक विषय की सीट्स कम कर दी हैं, जिसके कारण मेरिट जो है वो हाई जा रहा है। दूसरी बात, हम लोग विश्वविद्यालय से ये मांग करते हैं कॉलेजेस की जितनी भी इनटेक कैपेसिटी है, कितने छात्र कॉलेज पढ़ा सकता है, वो कॉलेज को तय करने दिया जाए। विश्वविद्यालय कोतवाल बनकर ये तय ना करे, क्योंकि विश्वविद्यालय को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, हम लोगों की दूसरी मांग विश्वविद्यालय से ये है कि जितने 45,000 छात्रों के विश्वविद्यालय ने फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, उन फॉर्म्स की एक फॉर्म की फीस 200 रुपए है, जिन फीस को मिलाकर हमारी ये मांग है कि प्रत्येक छात्र को उसकी फीस वापस की जाए, जो कि लगभग 9 लाख रुपए की राशि क्लस्टर विश्वविद्यालय ने वसूली है, जिसको कि एक स्कैम के तौर पर भी हम लोग कह सकते हैं। परंतु आज हम लोग इन मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे थे, विश्वविद्यालय को अपनी मांगे मेमोरेंडम सौंपने के लिए आए थे, परंतु विश्वविद्यालय का एक नकारात्मक रवैया हमें देखने को मिला है, जिसको आगे हम लोग नहीं चलने देंगे। और हम लोग बाहर आधा घंटा इंतजार करने के बाद अभी अंदर आए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं प्रशासन का कोई एक व्यक्ति, उच्च अधिकारी, कोई भी एक भी व्यक्ति हम लोगों के पास नहीं आया है। और ये खुली चेतावनी हम इन लोगों को दे रहे हैं कि प्रशासन में कुर्सियां रहती हैं, लोग आते जाते हैं, एक तो या तो आप यहाँ से अपना भविष्य खराब कर जाएंगे या जहां जाएंगे वहां खराब हो जाएंगे। इसलिए छात्रों की मांगों को सुनिए, अन्यथा आपका भविष्य बहुत बुरा होने वाला है।
जम्मू कश्मीर में लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने के फैसले से पैंथर्स पार्टी खुश नजर नहीं आ रही। भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी पैंथर्स पार्टी ने आज प्रदर्शन कर भाजपा का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। पैंथर्स की अगुवाई कर रहे पैंथर्स चेयरमैन ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे जम्मू कश्मीर के लोगों पर अब ये टैक्स थोपा गया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी सिनेरियो खराब होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री ने सफ़र किया, हमारे टूरिज्म ने सफ़र किया, हमारे एग्रीकल्चर ने सफ़र किया। आज ट्रेडर हताश है, आज आम नागरिक जो है उसके लिए 2 वक्त की रोज़ी मुहैया करना मुश्किल हो गया है। और आप जम्मू कश्मीर में टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते जा रहे हैं ऐसे वक्त पे जो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पहले यहाँ टोल टैक्स लगाया गया और अब जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है और ये मांग करती है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लिया जाए, क्योंकि जम्मू के लोगों के अंदर एक भारी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस टैक्स के माध्यम से न केवल मकानों के ऊपर टैक्स होगा, कमर्शियल हाउसेस के ऊपर टैक्स होगा, बल्कि म्यूनसिपल एरियाज में जो खाली ज़मीनें पड़ी होंगी लोगों की, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जो सरासर गलत है। और एक ऐसा कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है जो उनको हरगिज गवारा नहीं है। संत समाज को पाकिस्तान से मिल रही धमकियों के विरोध में आम लोग भी अब सड़कों पर उतरे हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान यहां के संतों को गालियां देने के साथ साथ उन्हें बेवजह धमका भी रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी जो है ये पाकिस्तान से मिली है और पाकिस्तान वालों ने खुली धमकी और गाली गलौज निकाला है। आप इस बात को बड़ा खुल के और बड़ा जोर जोर से हम मीडिया को बोलते हैं, बड़ा जोर जोर से आप हमारा समर्थन करिए। जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी विभागों में सेवाएं देने वाले डेली वेजरों की हड़ताल आज भी बदस्तूर जारी रही। इन डेली वेजरों ने सरकार पर उन्हें दर बदर करने का आरोप लगाया। जम्मू में आज स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि पूरी निष्ठा व ईमानदारी से सेवाएं देने के बावजूद आज तक न तो उन्हें नियमित किया गया और न मात्र वेतन से उन्हें गुजारा करना पड़ रहा है। मिलेगा 520 का इन सरकारों ने मजाक बना के रखा था। हमारे मुलाजिमों को कभी दाएं भेज दिया, कभी वेरिफिकेशन भेज दिया, कभी वहां किया, डॉक्यूमेंट सारे तैयार करके आज सेक्रेटरीट टेबल पे हमारी फाइल पर या और दूर लग लग के उसकी कोई बात नहीं पूछ रहा है। हमें बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इन लोगों ने 25-25 साल में अब जो बुजुर्ग होने में आया है, हमने सेवा दी है, हमारा आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। हम तो अपना रोना रो रहे हैं, हमें शौक नहीं है, मेहनतदार लोग है जी, काम करने वाले हैं, जेनिया की जे दाएं बाएं आगे पीछे, और उन्हीं लोगों के घरों में काम किया है। आज बोलते हैं कि हमें उसने लगाया, हम क्या करें? जे तो नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने लगाया, आपने भला करना चाहिए। आज आप बीजेपी की सरकार है, आप भला करो, आप इन लोगों का कुछ सोचो, हमारी फरियाद आगे तक पहुंचाओ, नरेंद्र मोदी तक पहुंचाओ। और वो सुनने वाले हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने पहुंचाना है। कठुआ में भी कैजुअल लेबर यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के साथ साथ उन्हें नियमित करने व बकाया वेतन का जल्द भुगतान करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार यदि अब भी ना जागी तो ये आंदोलन विभागों के कार्यालयों से निकलकर सड़कों तक पहुंच जाएगा। पराली को आग के हवाले करना किसानों की मजबूरी बन चुका है। पाबंदियों के बावजूद किसान पराली को आग के हवाले करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली को साफ किए बिना उनके लिए अगली फसल को लगाना नामुमकिन है। उन्होंने सरकार से कोई बीच का रास्ता निकालने की अपील की है ताकि इस समस्या का समाधान हो पाए। मौजूदा समय में धान की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसानों के चेहरों पर खुशी के बजाय मायूसी छाई हुई है। किसानों की मायूसी का कारण फसल के उम्दा दाम न मिलना। किसानों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उन्हें दोगुनी मजदूरी देकर धान की फसल लगानी पड़ी थी और अब उन्हें उनकी मेहनत का सही फल नहीं मिल पा रहा। इन लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा मंडियां कायम न करने के चलते स्थानीय व्यापारी उनकी फसल को कोड़ियों के भाव में खरीद रहे हैं, जिससे उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है।
सरकार के साथ साथ उसके निजाम पर हमेशा उंगलियां उठाने वाली पैंथर्स पार्टी को कोरोना महामारी के प्रकोप की कोई फिक्र नहीं है। आलम यह है कि स्वयं को जम्मू सूबे की आवाम का झंडा बरदार साबित करने में लगी पैंथर्स पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सरेआम कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उधमपुर में आज ऐसा तब देखने को मिला जब पैंथर्स पार्टी के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर किसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान मनकोटिया सहित उनके 90% से ज्यादा साथी बिना मास्क के नजर आए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी उन्होंने कोई लिहाज नहीं रहा। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रशासन ने भी पैंथर्स पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। जेके और गुलिस्तान न्यूज पर खबर प्रसारित होने के कुछ ही घंटों बाद प्रशासन हरकत में आया और उसने बिश्नाह कस्बे की मुख्य सड़क की मरम्मत का काम भी शुरू करवा दिया। गुरुवार को हमने अपने न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाया था कि किस तरह निजाम की अनदेखी बिश्नाह के लोगों पर भारी पड़ रही है। सड़क की बदतर हो चुकी हालत से दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही थी और खबर का प्रसारण होने के बाद संबंधित विभाग हरकत में आया और इस सड़क के दिन फिरने से शुरू हो गए। ये काम शुरू होने पर लोगों ने जेके और गुलिस्तान न्यूज का आभार जताया। उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर वो कई बार धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो पाई थी। गाड़ीगढ़ स्थित एसडीएम साउथ कार्यालय में स्टॉक वेंडर की बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के साथ साथ यहां अपने काम के सिलसिले में आने वाले लोगों ने भी प्रशासन से यहां ये व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि गर्मी और बारिश के मौसम में यहां कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाने से कई लोगों को बेरंगी घर वापस लौटना पड़ता है। जम्मू के वार्ड नंबर 30 तालाब टिल्लो में सीवरेज के ओवरफ्लो होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि अपनी सब परेशानी को लेकर वह संबंधित विभाग से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी इस परेशानी का समाधान नहीं किया। इन लोगों के मुताबिक इस समस्या के कारण आए दिन लोगों में अब झगड़े भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग इस समस्या का हल नहीं निकाल रहा। सब्जियों की काश्तकारी कैश क्रॉप में आती है, इसलिए किसान वर्ग इस ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी कंडी व पहाड़ी क्षेत्र के किसानों का रुझान सब्जियों की काश्तकारी की ओर ज्यादा देखने को मिलता है। मौसम व तापमान के साथ साथ अच्छे बीजों के चलते किसानों की मेहनत रंग ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी किसानों और आमदनी 2022 तक दुगुनी करने का लक्ष्य है, जिसकी ओर किसान वर्ग बढ़ भी रहा है। इसी को देखते हुए इसी के मद्देनजर उधमपुर जिला के गांव चक रखवाला के किसानों ने डीसी उधमपुर के दिशा निर्देशों पर अमल करते हुए सरकार के जीविका प्रोजेक्ट के तहत सब्जियों की काश्तकारी करते हुए बम्पर पैदावार प्राप्त की है, जिसके चलते उन्हें अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है, जिसके कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों ने इन सब्जियों में सिर्फ देसी खाद का इस्तेमाल कर इनकी कीमतों में और इजाफा कर दिया है। गांव के किसानों ने इस बाबत सहायता के लिए सरकार का आभार जताया। चलिए इसी के साथ खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ।